मौका था 44वें फिल्म फेयर अवार्ड फंक्शन का और साल 1999। बेस्ट विलेन की कैटेगरी में 5 नॉमिनेशन आए थे। इन पांचों में एक एक्टर ऐसा था जो अपने करियर की पहली ही फिल्म में ये नॉमिनेशन पाने में कामयाब हुआ था। उसे पक्का यकीन था कि ये अवार्ड उसे मिल रहा है। मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया। उसे दोस्तों से बधाइयां भी मिलनी शुरू हो गईं। सर्किट, अपन को भी वो जादू की झप्पी देना। एक्टर ने तय किया कि सूट पहनकर अवार्ड लेने जाऊंगा। उसने बॉलीवुड स्टार्स के मशहूर टेलरिंग मास्टर माधव जी को फोन किया। सूट सिलकर एक्टर के पास पहुंचा तो उसका टेलरिंग चार्ज देखकर उसके पसीने छूट गए। तब यानी 24 साल पहले ये बिल था 25,000 रुपए। एक्टर ने टेलर को फोन करके कहा कि देखो, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो टेलर का जवाब आया कि अरे, अब तो आप बड़े एक्टर बनके बॉलीवुड पर राज करेंगे, बाद में ले लूंगा पैसे। आप कहाँ भागे जा रहे हैं? अरे वसूली बोल रहा हूँ तेरा बाप। काम को ना बीच से मेरा पैसा लेके आ वरना। खैर, उधारी पर सूट सिलकर तैयार हुआ। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और अवार्ड फंक्शन का दिन आया। यह एक्टर सूट पहनकर अपने किराए के घर से बाहर निकला और एक ऑटो रिक्शा में बैठकर पूरी ठसक के साथ अवार्ड फंक्शन में पहुंचा। बाकी कैटेगरीज के अनाउंसमेंट के बाद अब बारी थी बेस्ट विलेन के अनाउंसमेंट की। 2 मध्य प्रदेश के बेहद टैलेंटेड दावेदारों के बीच कड़ा मुकाबला था। दोनों नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के मजे हुए कलाकार थे। एक तो वही जो 25,000 का सूट पहने ऑटो से पहुंचे थे, जबकि दूसरे थे मध्य प्रदेश के ही निवासी एक्टर आशुतोष राणा। अवार्ड की घोषणा बस चंद मिनट में ही होने वाली थी, लेकिन जब ऐलान हुआ तो फिल्म दुश्मन के लिए आशुतोष राणा को बेस्ट विलेन चुने जाने का अनाउंसमेंट हो गया। जिस एक्टर को यह अवार्ड मिलने का पक्का यकीन था, उसे अपने कानों पर जैसे यकीन नहीं हुआ। वो मानने को तैयार नहीं था, लेकिन जब आशुतोष राणा के हाथों में अवार्ड चमक रहा था, तब उसे यकीन हो गया था कि वाकई वो अवार्ड से महरूम रह गए। फिर क्या था, चंबल और बुंदेलखंड के पानी और माटी ने अपना असर दिखाया। वो सीधे दंदनाते हुए स्टेज के पीछे मौजूद ऑर्गेनाइजर्स के पास पहुंचा और बुंदेलखंडी लहजे में जमकर ऑल फॉल सुनाते हुए ऐसी की तैसी कर डाली। अवार्ड मुझे नहीं मिला। उस दिन मेरे अंदर का बुंदेलखंडी कुछ जागा। तब मैं स्टेज के पीछे गया और हमने उनको बहुत गरियाया। बुंदेल लाजिमी है उस एक्टर को आप जानना चाहेंगे। नाम है मुकेश तिवारी। जी हाँ, वही चाइना गेट वाले जगीरा, गोलमाल के वसूली भाई और गंगा जल के बच्चा यादव। लोमड़ी का दूध पी के पला है ये जगीरा, हमसे ना भिड़ियो। ऐसे जिंदा नहीं रह सकते सर। कोर्ट मार्शल कर दीजिए, नहीं तो एक चांस दीजिए। घर से बाहर तक क्या गोलियां चली तुम लोगों पे? अरे नहीं रे, वो अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। साल 1998 में आई फिल्म चाइना गेट में मुकेश ने जिस तरह से डूबकर जगीरा का किरदार निभाया, उससे उन्हें यकीन था कि उन्हें बेस्ट विलेन का अवार्ड जरूर मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। हमसे लड़ने की हिम्मत तो जुटा लोगे, पर कमीनापन कहां से लाओगे? अपनी पहली ही फिल्म से एक्टिंग का लोहा मनवाने वाले बहुत से एक्टर बॉलीवुड में आए, लेकिन मुकेश तिवारी कई मायनों में बिल्कुल अलग हैं। उनकी अब एक और कहानी सुनिए। सुना, जय बचावे आए हैं। अरे काय दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लैंडलाइन टेलीफोन की घंटी बजी। दूसरी ओर नसीरुद्दीन शाह फोन पर थे। फोन उठाने वाले से नसीर ने कहा कि मुकेश तिवारी से बात कराइए। जवाब मिला मुकेश कहीं गए हुए हैं। जब मुकेश को इस बात की सूचना दी गई कि आप नसीरुद्दीन से बात कर लीजिए, तो मुकेश ने इसे मजाक समझा। दरअसल उन्हें लगा कि उन्हें उल्लू बनाने के लिए मुंबई से फोन आने की बात कही जा रही है। अगले दिन फिर फोन आया। नसीरुद्दीन ने फिर मुकेश को पूछा। वो फिर नदारद थे। उस समय मोबाइल बहुत कम चलन में था, लिहाजा फिर अगले दिन नसीर साहब का फोन बजा। मुकेश फोन पर आए। नसीर की आवाज सुनते ही मुकेश तिवारी ने उन्हें पहचान लिया और जवाब दिया कि सर, मैं मुकेश तिवारी ही बोल रहा हूँ। इतना सुनते ही नसीरुद्दीन भड़क गए। बोले, क्या मैं आपका असिस्टेंट हूँ जो बार बार फोन कर रहा हूँ और आप गायब मिल रहे हैं? क्या आप वापस फोन नहीं कर सकते? खैर, मुकेश ने सॉरी बोला तो नसीर ने कहा कि जल्दी से अपने कुछ फोटो कुरियर कर दो। एक फिल्म बन रही है, नाम है चाइना गेट। उसका एक रोल राजकुमार संतोषी तुम्हें देना चाहते हैं।
दरअसल नसीरुद्दीन शाह ने मुकेश को एनएसडी के दौरान ट्रेनिंग दी थी, इसलिए वो उन्हें पहले से जानते थे। तो तुम चाहत हो कि हम सरेंडर कर दें? अरे हमरी तो खपड़िया चकरा गई रे। मुकेश ने एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर से प्रोफाइल फोटो खिंचाकर उसे मुंबई भेज दिया। राजकुमार संतोषी को मुकेश की फोटोज पसंद आई तो अचानक फोन आया कि अगले दिन ही पहली फ्लाइट पकड़कर मुंबई पहुंच जाओ। अब मुकेश के सामने बड़ी समस्या थी, पैसे थे नहीं। मुंबई की टिकट 4,500 की थी। पैसों का तुरंत इंतजाम नहीं हो पा रहा था। बेहद उदास परेशान मुकेश एनएसडी के कैंपस में घूम रहे थे। तभी वहां मौजूद उनके एक परिचित सिक्योरिटी गार्ड ने पूछा कि भैया क्या बात है, बड़े परेशान दिख रहे हैं। मुकेश ने परेशानी बताई तो सतवीर नाम के इस गार्ड ने फौरन बैंक जाकर 5,000 रुपए निकाले और मुकेश के हाथों पर रख दिए। मुकेश ने कहा कि इतने पैसे मैं एक साथ कैसे लौटा पाऊंगा। तब सतवीर ने कहा कि आप टेंशन मत लो, थोड़ा थोड़ा करके दे देना। अगर तैने हमरा साथ ना दिया होता तो ई बखत तेरी कटी हुई खपड़िया के साथ। खैर अगले दिन मुकेश मुंबई पहुंच गए और अपना ऑडिशन दिया। अपने संवाद उन्होंने खुद हिंदी के बेहतरीन शब्दों में बोले थे, लेकिन उन्हें डाउट था कि कहीं इस तरह की कठिन हिंदी किसी को समझ में आई भी होगी या नहीं। लेकिन उनकी एक्टिंग और संवाद अदायगी पर जमकर तालियां बजी और मुकेश को 21,000 रुपए साइनिंग अमाउंट के साथ डाकू जगीरा के रोल के लिए साइन कर लिया गया। उन फौजियों के तो हम इतने टुकड़ा कर हैं कि उन्हें उठाना नहीं, समेटना पड़े, क्रियाक्रम कर। इसके बाद मुकेश तिवारी ने जगीरा के कैरेक्टर के मुताबिक खुद को तैयार करने के लिए फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार संतोषी से 6 महीने का वक्त मांगा। वजन बढ़ाकर करीब 104 किलो कर लिया, बाल और दाढ़ी बढ़ाए। इसके बाद शूटिंग शुरू हुई। मुकेश तिवारी की फिल्मों में आने की कहानी जितनी दिलचस्प है, उससे कहीं ज्यादा रोमांचक और सीख देने वाला रहा है उनका बचपन। कोई नहीं मारेगा इसे। वाह! अरे एक ही तो मर्द मिला है रे इस गांव में। और उनकी कामयाबी की कहानी। कैसे 8वीं में पढ़ने के दौरान एक नाटक ने इस कलाकार की जिंदगी बदल दी। वो बेहद मामूली अंग्रेजी का कौन सा शब्द था जिसका हिंदी मतलब नहीं बता पाने के चलते मुकेश तिवारी को पहले प्रयास में एनएसडी ने रिजेक्ट कर दिया। पता है, सैकड़ों बाप की एक इकलौती औलाद से बात कर रहा हूँ। वेरी गुड। और सुनाऊंगी वो दिलचस्प किस्सा जब मुकेश तिवारी का नाटक देखने के लिए आए मात्र 18 लोग, जिसमें ज्यादातर उनके परिवार के ही लोग थे। बिक तो कोई भी सकता है। शौक से रखिए, आज तो नमक का सही अदा कर रहे हैं। साथ ही बताऊंगी कि चाइना गेट फिल्म के शूटिंग के सेट पर किसे देखकर कांपने लगे थे मुकेश के पैर और वो सारे डायलॉग्स भूल गए। और बताऊंगी वो वजह जिसके चलते मुकेश ने 45 दिनों तक स्नान नहीं किया। और अंत में जानेंगे कि एक बेहतरीन एक्टर होते हुए भी आजकल उन्हें बॉलीवुड में काम क्यों नहीं मिल रहा है। पढ़ाई हो रही है? हाँ? पढ़ाई करने का बहुत शौक है ना तेरे को? हाँ? अपने माँ इन सारी बातों पर आने से पहले जानते हैं कि क्या है मुकेश तिवारी के फिल्मों में आने तक का सफर। दूर गगन की छाव में 30 बाई 40 के प्लॉट में हम अपना छोटा सा घर बनाएंगे मुन्ना। और उस घर मुकेश मध्य प्रदेश के शहर सागर के एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते हैं। एक साधारण से परिवार में 24 अगस्त 1969 को उनका जन्म हुआ था। मुकेश सागर के ही डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय से स्नातक हैं। स्टूडेंट लाइफ में वो बेहतरीन क्रिकेटर हुआ करते थे। वो अंडर 12, अंडर 15 के साथ साथ अंडर 19 क्रिकेट भी खेल चुके हैं। मुकेश की पढ़ाई के दौरान ही उनके पिता का निधन हो गया था। ऐसे में उनकी मां ने ही परवरिश की। वो शोर मचाएगी, बचाओ बचाओ, मैं तुम्हें आके मारूंगा, धपाक धपाक। होटल्स का सारा स्टाफ इकट्ठा हो जाएगा। और तभी मुकेश तिवारी जब 8वीं के छात्र थे तभी उन्होंने हबीब तनवीर का एक नाटक देखा और वहीं से उनके मन में एक्टर बनने का ख्वाब जगा। 11वीं क्लास में आते आते उन्होंने पूरी तरह से एक्टिंग में करियर बनाने का फैसला कर लिया। 12वीं पास होते ही कुछ लोकल थिएटर ग्रुप्स के साथ जुड़ गए। मुकेश अपने शहर में ही नाट्य मंचन करने लगे। अरे बाप रे, कहीं उनकी जान न चली जाए। अरे तुम्हें उनके जान की पड़ी है और मुझे मेरे माल की पड़ी है। रंजीत, एक बात बता, तू उनके साथ है कि मेरे साथ? इडियट। एक बार अपने शो को दिखाने के लिए
बड़े ही मन से उन्होंने अपने पूरे परिवार को भी बुलाया, लेकिन मुकेश तब बड़े शर्मिंदा हुए जब उस शो को देखने महज 18 लोग आए थे, जिनमें से लगभग आधे सदस्य तो उनके परिवार और आस पड़ोस से ही थे। मुकेश उस रोज बड़े ही शर्म से देर रात अपने घर पहुंचे, जहां मां उनका इंतजार कर रही थी। उन्होंने मुकेश से कहा कि तुमने अच्छा काम किया, लेकिन तुम्हें अगर एक्टर ही बनना है तो अच्छे से इसकी ट्रेनिंग ले लो, तभी इस फील्ड में आना। ईमानदारी एक बीमारी है जो महत्वाकांक्षा के कीटाणुओं से पैदा होती है। इसके बाद राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय यानी एनएसडी के बारे में जानकारी मिली तो वहां अप्लाई कर दिया, लेकिन उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। मुकेश तिवारी को इसलिए रिजेक्ट किया गया था क्योंकि उन्हें इम्प्रोवाइजेशन शब्द का मतलब नहीं पता था। मुकेश तिवारी वापस अपने गांव सागर लौट आए। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और दोबारा एनएसडी का फॉर्म भरा। फॉर्म भरने से पहले उन्होंने यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में फिल्मों और एक्टिंग की दुनिया से जुड़ी तमाम किताबें पढ़ डाली थी और काफी अच्छी तैयारी की थी। इस बार मुकेश तिवारी का एनएसडी में सिलेक्शन हो गया। इतना ही नहीं, इस बार अंतिम राउंड में उन्होंने हर सवाल का ऐसा जवाब दिया कि वहां मौजूद टीचर्स ने कहा कि जब तुम्हें नाटकों की इतनी जानकारी है तो यहाँ आने की क्या जरूरत है। लगता है मेरे पंटरों ने अपना काम कर दिया। ये तो बहुत बुरी खबर है गोपाल। अब मुझे सबको अंदर जाके बचाना होगा, लेकिन उसमें इसके बाद मुकेश ने 3 साल तक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में पढ़ाई की, जहां थिएटर और सिने जगत की तमाम हस्तियों से जान पहचान हुई। इस दौरान उन्होंने भारंगम में कई बार प्रस्तुतियां दी। पास आउट होने के बाद इनके ज्यादातर बैचमेट मुंबई चले गए, जबकि मुकेश यहीं रहे और रेपर्टरी के मेंबर बन गए, जिसके लिए उन्हें 3500 रुपए हर महीने मिलते थे। हम तो सलमान खान के चक्कर में आए थे, लेकिन अंदर जाके देखा तो खान साहब थे। सीनियर और अच्छा एक्टर होने के चलते मुकेश को यहाँ हर नाटक में मुख्य अभिनेता का किरदार मिलता। भारंगम में उनका अच्छा नाम बन चुका था। एक दिन फिल्म निर्देशक राजकुमार संतोषी भारंगम में नाटक देखने पहुंचे। मुकेश के किरदार से खुश होकर उन्होंने उन्हें मुंबई आने को कहा। तब वो अपनी फिल्म चाइना गेट पर काम कर रहे थे। इस बारे में एक दिन जब राजकुमार संतोषी ने मुकेश तिवारी में दिलचस्पी दिखाई तो नसीरुद्दीन शाह ने भी इसका समर्थन किया, और इससे आगे की कहानी हम शुरुआती हिस्से में सुना चुके हैं। सबर करो, मिलेगा। अरे कितनों से क्या बात। चाइना गेट मुकेश की पहली फिल्म थी जिसमें उनका किरदार बहुत अहम था। वो मेल विलेन की भूमिका में थे। जब शूटिंग के लिए वो पहले दिन सेट पर पहुंचे तो सामने ओमपुरी, अमरीश पुरी, नसीरुद्दीन शाह, डैनी, परेश रावल, कुलभूषण खरबंदा जैसे दिग्गज कलाकारों को सामने पाकर उनके पैर कांपने लगे। इतने मजे कलाकारों के साथ काम करने के बारे में सोचकर मुकेश के दिमाग से सब डायलॉग्स भूल गए। इन सारे एक्टर्स ने जब हौसला बढ़ाया तो मुकेश ने वो कर दिखाया जो सालों की मेहनत के बाद भी शायद कोई कलाकार ना कर पाए। जय बात। जगीरा के दरबार में सबका हार्दिक स्वागत है। मुकेश इस कैरेक्टर में डूबते चले गए, यहाँ तक कि वो करीब 50 दिनों तक नहाए भी नहीं ताकि उस रोल को जीवंत कर सकें। खैर, फिल्म पूरी हुई और औसत ही चली, लेकिन जगीरा का किरदार यादगार बन गया। उनके काम को बहुत पसंद किया गया। उनकी एक्टिंग देखकर लोग पूछते थे कि ये नया कलाकार कौन है जिसने जगीरा का इतना बेहतरीन रोल किया है। इस फिल्म में उनका बोला डायलॉग आज भी याद किया जाता है। इस किरदार के लिए उन्हें फिल्म फेयर तो नहीं मिला, लेकिन कई और अवार्ड्स जरूर मिले। मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया, लोमड़ी का दूध। आपको जानकर हैरानी होगी कि चाइना गेट के अपने किरदार के लिए इतनी तारीफ पाने के बाद भी मुकेश को 1 साल तक कोई काम नहीं मिल सका। इस बात से वो बड़े हैरान थे कि इतना पॉपुलर होने के बाद भी उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तब एक दिन उन्हें ये रियलाइज हुआ कि दरअसल लोग उन्हें तो पहचानते ही नहीं हैं, वे तो उनके जगीरा के किरदार को पहचानते हैं, जिसका लुक ओरिजिनल में उनसे बहुत ही अलग है। मुकेश ने तुरंत 20 डायरेक्टर्स की लिस्ट बनाई और सबसे मिलना शुरू कर दिया। 8 महीने के भीतर ही मुकेश के हाथों अब कुल 18 फिल्में थी। चाइना गेट के बाद उन्हें रिफ्यूजी, आगाज, घात और फर्ज जैसी फिल्मों में काम करने का मौका मिला। बस इसके बाद तो मुकेश की गाड़ी चल निकली। कि कोई मेरा हाथ खींच रहा है। सॉरी बतौर विलेन उन्होंने ढेरों फिल्मों में काम किया,
करियर के लगभग 4 साल बाद उन्हें लगने लगा कि अब कुछ अलग करना चाहिए, क्योंकि विलेन के एक जैसे रोल करते रहने से उनके भीतर के कलाकार को संतुष्टि नहीं मिल पा रही थी। अच्छा, कल के लौंडा लौंडी ने आपको भड़काया और आप भड़क गए हैं? मेरे कैरेक्टर पर डाउट कर रहे हैं आप? इसी बीच मुकेश के हाथ आई एक ऐसी फिल्म जो उनके करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई। ये फिल्म थी 2003 में रिलीज हुई निर्माता निर्देशक प्रकाश झा की सुपरहिट फिल्म गंगाजल। उन्हें असल पहचान इसी फिल्म से मिली। क्या है? गंगाजल साला पवित्र कर देंगे आज। फिल्म में उनका निभाया बच्चा यादव का किरदार इतना पसंद किया गया कि उनके पास ढेरों ऑफर्स आए। प्रकाश झा ने अपनी आगामी फिल्मों अपहरण और आरक्षण में भी मुकेश तिवारी को मौका दिया था, जिनमें वो पुलिस की वर्दी में नजर आए थे। सभी गाड़ियां चेक करो। एसपी साहब, खुद विधायक जी अंदर। सभी गाड़ियां चेक की जाएंगी। चलो गाड़ियां। और इनके गंगाजल की शूटिंग के दौरान मुकेश और अजय देवगन की दोस्ती हो गई थी। नतीजतन अजय ने मुकेश को डायरेक्टर रोहित शेट्टी से मिलवाया। रोहित को मुकेश का काम इतना पसंद आया कि उन्होंने गोलमाल सहित अपनी आगामी लगभग हर फिल्म में उन्हें शानदार रोल दिए। जब से तेरे नैना कुछ नहीं अरे जा पीछे वसूली गाना गा रहा है। फिल्म गोलमाल के अपने रोल के जरिए मुकेश ने सबको चौंका दिया, क्योंकि वसूली भाई का उनका किरदार बेहद ही फनी था, जो उनकी इमेज से एकदम अलग था। अपनी पहली ही फिल्म के किरदार को मील का पत्थर बनाने वाले इस बेहतरीन एक्टर को उनके काबिलियत के मुताबिक आज बॉलीवुड में काम नहीं मिल रहा है। कुछ चुनिंदा डायरेक्टर जरूर हैं जो उनकी क्षमता को समझते हैं, जबकि इस वर्सेटाइल एक्टर की काफी हद तक अनदेखी की जाती है। खत्म हो गया सब। लानत है हम पर। हाथ उठा दिया और देखते रहे। वो अब ज्यादातर साउथ की फिल्मों में एक्टिंग करते नजर आते हैं। मुकेश तिवारी की फिल्मों की लिस्ट काफी लंबी है। उन्होंने हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु और पंजाबी भाषाओं की कुल 200 के लगभग फिल्मों में काम किया है, जो अभी भी जारी है। मुकेश पॉपुलर सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में भी नजर आ चुके हैं, जिसे दर्शकों ने इतना पसंद किया था कि उन्हें कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में काम करने का भी ऑफर मिला। हालांकि उन्होंने ये कहकर ठुकरा दिया कि एक एक्टर होने के नाते हर तरह के रोल्स करता हूँ, जिसमें कॉमेडी भी शामिल है, लेकिन मैं कोई कॉमेडियन नहीं हूँ। गोपाल बता कब देगा? अभी लो। अरे बोला नहीं, मेरा पैसा। अगर बात करें मुकेश तिवारी जी के निजी जीवन की, तो उनकी पत्नी का नाम है वायलेट नजीर तिवारी, जिनसे उन्होंने 1995 में प्रेम विवाह किया है। नजीर एक थिएटर आर्टिस्ट हैं। मुकेश और नजीर की मुलाकात दिल्ली में एनएसडी के दौरान ही हुई थी, जब दोनों वहां अपनी पढ़ाई कर रहे थे। का बोला था रे कचहरी में मादर जात? वही जो तुम सुना था रे नमक हराम। मुकेश तिवारी को अपनी जन्मभूमि मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड से बेहद लगाव है। वो अपने तमाम किरदारों में बुंदेली अंदाज में बोलते नजर आते हैं। फिल्मों के अलावा मुकेश तिवारी नेक काम भी कर रहे हैं। मुकेश तिवारी जिस बिल्डिंग में रहते हैं, वहाँ के 2 बच्चों की स्कूल की फीस का खर्चा देते हैं। इसके अलावा मुकेश तिवारी ने अपने गाँव के भी कुछ बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा उठाया है, जो सराहनीय है। हम उम्मीद और कामना करते हैं कि मुकेश तिवारी का करियर और ऊंचाइयों पर पहुंचे और वो हमेशा स्वस्थ और खुश रहें। इस पेशकश में आज बस इतना ही। मुकेश के जीवन से जुड़ी कोई और रोचक जानकारी अगर आपके पास हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि आपको उनकी कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है। चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।